संसद और सड़क की लड़ाई के बाद अब कानूनी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और ऐसे में इस मामले में सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने दो बातें जो है वो ऑलरेडी मान ली है। कौन सी दो बातें हैं? क्योंकि ये जो है सरकार का एक और फिर से मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये विपक्ष के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 टॉप लॉयर को फाइनलाइज किया गया है, जिनका नाम है कपिल सिब्बल, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद, एएम सिंघवी और हुजैफा अहमदी। ये जो नाम है, ये 5 उन वकीलों के नाम है जो कि अब इस वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था 73 टोटल याचिकाएं दी गई थी वक्फ कानून को रद्द करने के लिए और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष आपस में बात करिए, कोई 5 मुद्दे फाइनलाइज करिए, वही 5 याचिकाओं पर ही हम चर्चा करेंगे। तो 5 याचिकाएं, 5 वकील और ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने 5 वकील अपनी तरफ से फाइनलाइज कर दिए हैं। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद, एएम सिंघवी और हुजैफा अहमदी, ये जो है ये 5 वकील हैं जिनको इस सुनवाई के लिए रखा गया है। ये हाई प्रोफाइल वकील है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इनकी फीस काफी ज्यादा जाती है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सेम कपिल सिब्बल और अदर्स जो है इन्होंने बाबरी केस की लड़ाई भी लड़ी थी। तो ये वही वकील है जो बाबरी केस की लड़ाई लड़ी थी और अब यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच जो एक कानूनी दांवपेच है, इसमें कौन सी बात है जो सरकार की तरफ से मान ली गई है? तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे, वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील शीर्ष अदालत में दलील दे रहे थे। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन कानून के 2 विवादित प्रावधानों पर आगे अमल न करने की बात कही है। ये 2 प्रावधान हैं वक्फ बाय यूज और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना। अब सवाल उठता है कि एसजी तुषार मेहता ने इन दोनों प्रावधानों के अमल पर रोक की बात खुद ही क्यों मान ली है? दरअसल इसकी जड़ें अनुच्छेद 370 और राजद्रोह कानून से जुड़ी प्रावधानों पर दिए गए फैसले से जुड़ा हुआ है। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संशोधन कानून के 2 विवादास्पद प्रावधान वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के अमल पर रोक लगा देगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत से ऑन रिकॉर्ड ये बात कही। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहकर केंद्र ने इस पर संभावित विपरीत फैसले को आने से पहले ही रोक दिया। इससे पहले सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मौखिक टिप्पणियों के संकेत दिया था कि वो कम से कम 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रही। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में और समय देने की मांग करते हुए अदालत से केंद्र की ओर से कम 2 और वकीलों के सुनने का अनुरोध किया। पीठ ने सहमति जताते हुए कहा कि वो उनकी सुनवाई के बाद इस मामले में आदेश जो है पारित करेंगे। गुरुवार को एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया था ताकि केंद्र लिखित में अपना पक्ष पेश कर सके। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बाय यूजर वाली जमीनों की स्थिति में बदलाव करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, तो एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि केंद्र अपनी कार्रवाई रोक देगा। राज्यों को वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नियुक्ति करने की अनुमति भी नहीं देगा। अब सवाल उठता है कि एसजी तुषार मेहता ने किस उद्देश्य से कोर्ट को यह आश्वासन दिया है? एक मामला 11 मई 2022 का है। ये सेडिशन यानी राजद्रोह के प्रावधानों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की बात कही थी। एसजी तुषार मेहता ने इससे पहले की सुनवाई में इस कानून का बचाव किया था, पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए केंद्र ने इस पर फिर से विचार करने की बात कही थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2023 में आर्टिकल 370 को हटाने का मामला भी सामने आया था। सवाल ये था, क्या संसद के पास किसी भी प्रदेश का दर्जा कम करे उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का अधिकार है? शीर्ष अदालत की संविधान पीठ इस मामले पर कोई फैसला सुनाती उससे पहले ही केंद्र ने दलील दी कि इस मामले पर न्यायिक फैसला नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विचार किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था। एसजी तुषार मेहता ने इन दोनों मामलों में जो है अपनी बात रखी और इन दोनों मामलों से सबक लेते हुए वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों में 2 बातों को मानने का आश्वासन कोर्ट को दे दिया। इसी के साथ ही वक्फ कानून को लेकर जगदम्बिका पाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून सम्मत नहीं है, अगर इन्हें लगता है कि कुछ ऐसा गलत कर दिया गया है या इनके खिलाफ है चीजें, तो मैं अपने पोस्ट से रिजाइन देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितना काम इससे लेकर किया था।
कितना लोगों से इसे लेकर बातचीत की गई, सर्च किया गया, उसके बाद इस कानून को हम लेकर आए हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये कानून सम्मत नहीं है या कानून के खिलाफ जाकर हम कुछ कर रहे हैं, तो मैं अपने पोस्ट से रिजाइन करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या कुछ और कहना है जगदम्बिका पाल जी का, जरा सुनिए। कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय ईयर ख़त्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है, तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर, और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह ही उठा रहे हैं, वक्फ बाय यूजर में हमने रीड प्रोस्पेक्टिव ख़त्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है, ये सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका, बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है। और 73 पिटीशंस हुई हैं, तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में, चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है, उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वक्फ का कानून, संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा, 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं, और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है। इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है, और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हक में। तो जैसे कि आपने जगदम्बिका पाल का बयान सुना, और ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।